हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 5 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा होगा हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग। देखो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिगार्डिंग। काफी बार मेंस के अंदर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा गया है, तो पूरा डिटेल डिस्कशन इसके रिगार्डिंग करेंगे। दूसरा होगा हमारा सॉइल मैनेजमेंट से संबंधित। दरअसल देखिए, आप जानते हो आज 5 दिसंबर है ना, तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे की तरह मनाया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे सॉइल के रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरह से इसको ठीक कर सकती हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एंड तीसरा मुद्दा होगा हमारी नेवी से संबंधित। तो 3 मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे। देखो, आज की कोट ऑफ द डे है, ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर इवल टू ट्रायम्फ इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। अगर देखो बुराई को दुनिया में जीतना है ना, तो जरूरत क्या है उसके लिए कि अच्छे लोग कुछ ना करें। ठीक है, अक्सर कहा जाता है ना कि एडमंड बर्ग के द्वारा लिखी गई है ये पर्टिकुलर कोट, पर काफी जगह पे ऐसा भी बोला गया है कि इन्होंने एक तरह से सिर्फ इसको पैराफ्रेज किया था, एक्चुअल में कोट किसी और के द्वारा शायद लिखी गई है। बट एनीवेज, हमें फोकस ये करना है इस कोट के ऊपर कि बेसिकली अगर बुराई को जीतना है अच्छाई के ऊपर, तो सिर्फ जरूरत क्या है उसके लिए कि अच्छे लोग कुछ ना करें। वो अगर बिल्कुल ही इनएक्शन हो जाएंगे, तो अपने आप क्या होगा, बुराई जीत जाएगी दुनिया के अंदर। देखो, इस तरह की कोट ना एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोली है। उन्होंने पता क्या बोला है कि जो वर्ल्ड है ना, ये जो दुनिया है, एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है। अब डेंजरस प्लेस क्यों है? क्या यहाँ पे डेंजरस पीपल हैं इसलिए? देखो, सिर्फ इसलिए नहीं, पर इसलिए है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं बहुत सारे, पर वो कुछ भी करते नहीं। मतलब कि वो बुराई के अगेंस्ट अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर आपको मान लीजिए पता है ना, मान लीजिए आप एक अच्छे इंसान हो और आपको पता है दुनिया में किसी जगह पे कुछ बुराई हो रही है और उसके अगेंस्ट आप आवाज नहीं उठाओगे, तो दुनिया में बुराई हमेशा जीतेगी ही जीतेगी। ऐसा इस कोट में भी बताया गया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सिमिलर चीज बात करी है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, गांधी जी के पास भी तो ऑप्शन थे। एक था उनके पास ऑप्शन कि वो क्या करते, कुछ ना करते, सिंपली अपनी जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, मतलब जो भी वो वकालत कर रहे थे वो चीजें करते और ठीक ठाक पैसा कमाते और अपनी जिंदगी जीते। और एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था कि नहीं, वो अपनी आवाज उठाते, वो जो गुड मैन टू डू नथिंग इसके अगेंस्ट जाते, अपनी आवाज उठाते बुराई के अगेंस्ट, एंड देश को इंडिपेंडेंट करते, और उन्होंने वही किया। तो अगर ना दुनिया में अच्छाई को बुराई के ऊपर जीतना है, तो अच्छे लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। आपको ना एथिक्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार आपको ना केस स्टडीज पूछी जाती हैं, हर साल आती है केस स्टडीज हो गया। वहां पर अक्सर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है थोड़ा सा आसान लगता है, इजी इजी होता है, पर यहां पर क्या होता है, आपको अपने वैल्यू सिस्टम के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड एक डिफिकल्ट पाथ होता है, पर वहां पर ना आपको क्या होता है, आपका कॉन्शियस वो आपके साथ होता है। आई बात समझ में? तो हमें कौन सा एक्शन लेना होता है? अक्सर हमारे लिए एक्शन तो यही हुआ ना। तो जरूरत क्या होती है इसी तरह से, जब आप एथिक्स के आंसर में अंदर इस तरह की केस स्टडी कोर्स को लिख सकते हो, तो इट शोज कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। आप जानते हो कि नहीं, भले ही ये डिफिकल्ट बात है, पर ये जरूरी बात है। तो अच्छे लोगों को आगे आना होगा, ताकि वो क्या इंश्योर करें कि दुनिया में बुराई की जीत ना हो। आई बात समझ में? हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ना, देखो, चाहे आप महाभारत देख लो, रामायण देख लो, वहां पर भी देखने को मिल जाते हैं। महाभारत के अंदर भी आप जानते हो कि लॉर्ड कृष्णा ने जब भीष्म पितामह को कन्विंस किया कि आप अपने इनजस्टिस को इस तरह से कैसे देख सकते हो, तो जब इनजस्टिस के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ना लेता, तो वो चीज गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से गुड मैन को आगे आना ही होगा। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था, जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो हमें वोटिंग करनी चाहिए सही माध्यम से किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि हम अपने वोटिंग के अधिकार को अच्छे से यूज करें, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आए और वो अच्छी पॉलिसीज हमारे लिए बना पाए। इसी तरह से आप देखते हो स्वच्छ भारत अभियान की, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि इसको क्या बनाया है, एक तरह का जन आंदोलन बनाया है, ताकि अच्छे लोग इसमें आगे आए, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें, तभी तो दुनिया अच्छी बन पाएगी ना। तो इस तरह से जरूरत क्या है? जरूरत है अच्छे लोगों के आगे आने की, उनकी आवाज उठाने की। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 आप जानते हो कितना वाइडन कर दिया गया है। राइट टू हेल्थ है इसके अंदर आ चुका है, राइट टू मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर धीरे धीरे इंक्लूड करते जा रहे हैं कि हमारी डिग्निटी लाइफ की मेंटेन करी जा रही है। अगर सोचो कुछ अच्छे लोगों ने अगर आगे ना आए होते कि ये सारी चीजें भी हमें चाहिए, तो क्या हमें इतने सारे राइट्स मिल पाते? शायद नहीं मिल पाते। तो जरूरत क्या है, अगर अच्छाई को बुराई के ऊपर जीतना है, अच्छे लोगों को आगे आना होगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। दिस इज द वे, ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड की तरफ आगे प्रोग्रेस कर पाए। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो।
देखिए दरअसल बात क्या है, इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि अभी अभी ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एक जजमेंट चल रही थी, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिसीजन चल रहा था। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना, एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से उसको कुछ चोट लगी, उसके रिगार्डिंग कुछ डिसेबिलिटीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि अब ये पर्सन ना नॉर्मल मैन की तरह नहीं रहा। अब इस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये नॉर्मल मैन के साथ अब कंपीट नहीं कर सकता। अब ये वाले जो रिमार्क्स थे, इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा बायस्ड यहाँ पे नजर आया, ठीक है ना। जैसे इन्होंने ये बात बोली है कि एक इंसान को फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए, अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को फॉलो कर पाए, और नॉर्मल मैन से ये अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके साथ कंपीट नहीं कर पाते। अब ये वाला ना डिसीजन सोशल मीडिया के अंदर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इनको प्रोग्रेसिव कमिटमेंट्स दे रहे हैं, ये सारी चीजें, दूसरी तरफ जब इस तरह की कमेंट सुनने को मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा गलत लगता है कि नहीं, हमने क्या कर दिया है, एक तरह से बायसनेस दिखने को मिल जाता है कि नॉर्मल लोग अलग हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी अलग, तो हमने एक तरह से कैटेगराइजेशन सी लग जाती है। तो एक तरह से ना, जो जिसको बोलते हैं कि हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी या फिर जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में हम समझ ही नहीं पा रहे। एक तरह की जो उदासीनता होती है, जो इनके रिगार्डिंग हमें फील करना चाहिए, हम उसको फील ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सारे राइटर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ये चीजें एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इससे पहले इन्होंने थोड़ा ना बात करी है कि आखिर है कौन ये पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप नोटिस करोगे ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, यूएन की कन्वेंशन है, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि वो पर्सन जो किसी ना किसी तरह की इंपेयरमेंट फील करते हैं, अब ये फिजिकल इंपेयरमेंट भी हो सकती है, कुछ मेंटली भी हो सकते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे भी हो सकते हैं, या कुछ सेंसरी इंपेयरमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये इस तरह की जो इंपेयरमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उन पर्टिकुलर पर्सन को हम बोल देते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसी तरह से जो वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी है, ये क्या बोलती है कि इसके अंदर ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को कंसिडर करती है। हमारा जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, वो काफी हद तक सिमिलर डेफिनेशन देता है जैसा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने दी हुई है। पर इसके साथ ही साथ हमने ये चीज भी बोल दी है कि एक होगी क्या, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है कि कम से कम, मतलब 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी की आईज में कुछ इश्यूज है। अब हो सकता है उसको बहुत कम दिखता हो सकता है उसको ठीक ठाक दिखता हो, और हो सकता है उसको सिर्फ माइनर सी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो हमें डिसेबिलिटी के परसेंटेज भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना, कि अच्छा इसको, इसकी तो बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी बंदे को बिल्कुल ही ना दिखे, हो सकता है किसी को दिखता है बट धुंधला दिखता है, किसी को अच्छे खासे दिखता है बट कुछ वर्ड्स को उसको नहीं दिखते, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है ना। तो उसी को लिए हमने ना एक तरह से बेंचमार्क डाल दिया है कि 40% क्या होगा, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसी तरह से ना, जब आप स्पोर्ट्स में भी देखते हो, कई बार आपने देखा होगा, वहां पर भी डिसेबिलिटीज के अलग अलग परसेंटेज होते हैं, उस वजह से अलग अलग कैटेगराइजेशन करी जाती है। आई बात समझ में, इसका मीनिंग क्या था, ठीक है। इसके अंदर ही जो 2016 का मैं एक्ट बात कर रहा हूं ना, यहां पर हमने क्या किया है, एक अमेंडमेंट किया है, हाँ, उससे क्या हुआ, हमने जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज उनको इंक्रीज कर दिया, 21 डिसेबिलिटीज आज के टाइम पर है, और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो और भी डिसेबिलिटीज को ऐड कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनको देख सकते हो, ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, ठीक है ना, पार्किंसन डिजीज हो गया, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, इस तरह की अलग अलग चीजों को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, एसिड अटैक विक्टिम्स को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है डिसेबिलिटी के अंदर ही। आई बात समझ में, ठीक है। अब सर कितने लोग हैं इंडिया में डिसेबिलिटी से जो पीड़ित हैं, या फिर डिसेबिलिटीज उनको फेस करनी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर ना लगभग 2 करोड़ 68 लाख, 2 करोड़ 70 लाख लोगों के आसपास हैं, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का नियरली 2.2% है। अब अगर आप इसमें देखना चाहो कि मेन कितने हैं, तो 1 करोड़ 50 लाख मेन है नियरली, और 1 करोड़ 20 लाख कहीं ना कहीं विमेन है। तो दोनों हमें देखने को मिलते हैं, ऑल्दो मेन के अंदर जो प्रोपोर्शन है थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू वुमेन। नियरली 70% जो डिसेबल्स हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, बाकी के 30% जो हैं वो अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो जो अदर डिसेबिलिटीज हैं, किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है। अब मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो 10 से 19 साल के अंदर है, ठीक है ना। 46 लाख जो डिसेबल हैं वो किस एज ग्रुप में लाई करते हैं, दे लाई बिटवीन द एज ग्रुप 10 to 19। ये चीज हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाती है। हमारे देखो बहुत सारे प्रोविजंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पहले प्रियम्बल की ही बात कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं ना, जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो कहने का मतलब क्या है, देखो देखो पहली लाइन नोटिस करो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इस पीपल ऑफ इंडिया के अंदर तो सब लोग आते हैं ना, हमारे मेन भी आते हैं, वुमेन भी आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, हर कोई आता है,
ठीक है ना। तो पीपल ऑफ इंडिया के अंदर सारे कुछ आ गए। उसी तरह से जब हमने बात करी जस्टिस की, जस्टिस कौन सा, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो वो सारी चीजें इनको भी मिली हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप आर्टिकल 14 देख लो, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 देख लो, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हमने इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन किया हुआ है। ये सारी चीजें डेफिनेटली फंडामेंटल राइट के अंदर भी हमने इनको प्रोटेक्शन दे रखी है। उसके अलावा आप डीपीएसपी में देख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 41 के अंदर भी इनको वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक असिस्टेंस के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ये यहाँ पर बात करी गई है। साथ में ही आप आर्टिकल 46 में भी देख सकते हो, एजुकेशन एंड सोशल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात है। ठीक है, उसी तरह से आप जानते हो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर जो लोकल बॉडीज होती हैं 11th और 12th शेड्यूल के अंदर भी हमने वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड करके एक चीज बता रखी है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। अब सर इसका मीनिंग क्या है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का? देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करो, मान लो किसी आपको ऑफिस में जाना है, मान लो आपको आधार कार्ड बनवाना है या जो भी कुछ बनवाना है, आप इस ऑफिस में जाते हो, वहां पर आपको रैंप नहीं दिखता। तो अगर एक जो पर्सन है जो व्हील चेयर पे है, क्या वो वहां तक उन चीजों को एक्सेस कर पाएगा? द आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या कोशिश कर रहे हैं, हम हर चीज को इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स में हम चाहते हैं कि रैंप बने, जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट हों कि वहां पर जो ठीक है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो भी उनको आसानी से यूज कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हील चेयर वाले यूजर के लिए ना जो थोड़ा सा हमारा टॉयलेट होता है थोड़ा सा अलग तरह से बनता है, तो हमारे टॉयलेट्स को उस तरह से अडेप्ट करना चाहिए। बाकी जो हमारे लिफ्ट होती हैं, हमारे जो एलिवेटर्स होते हैं, उनको इस तरह से हम बनाएं ताकि जिनको नहीं कम सुन पाता है बेसिकली, उनके लिए हमारे पास ऑडिटरी सिग्नल्स हो, जिनको कम दिख पाता है उनके रिगार्डिंग भी हमारे पास ब्रेल सिंबल्स हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। साथ ही साथ जो रिहेबिलिटेशन की बातें हैं, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, ये सारी चीजें यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना रोड के ऊपर, ना फिर हमारा जो ट्रांसपोर्ट है या फिर जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स है वहां पर ये चीजें ना हो। इसी तरह से हमारे पास दूसरी स्कीम है दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। अब यहाँ पर भी देखो, जिनको कोई इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर जाकर अपने कहीं ना कहीं वर्क कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ एनजीओ को भी एक तरह से यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट, एक तरह के फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर पाए एंड इनके रिगार्डिंग वर्क कर पाए। उसके साथ ही हाफ वे होम की फैसिलिटी। अभी हाफ वे होम क्या होता है? मान लीजिए देखो किसी का कुछ इलाज हुआ, ठीक है, मान लो जो किसी हॉस्पिटल में किसी ने अपना इलाज करवाया, तो डायरेक्टली हो सकता है जब वो घर जाएगा ना उसको थोड़ी दिक्कत आएगी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए। तो एक तरह से ट्रांजिशन फेज के अंदर हाफ वे होम होते हैं, वहां पर थोड़ा सा आसानी से आपको ना मूव कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो आप 2 साल किसी हॉस्पिटल में रह के आए, आप डायरेक्टली अपने घर जाओगे तो थोड़ा सा इशू आएगा फेस होने के लिए, तो बीच में ना आपको थोड़ा हाफ वे होम्स बना दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको हो सकता है थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपको किस तरह से लोगों के साथ डील करना है, मेंटल इश्यूज जो कई बार आ सकते हैं उसके साथ कैसे डील करना है, या फिर हो सकता है आपको कुछ वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, कुछ आपको स्किल्स प्रोवाइड कर दी जा पाए ताकि आप आकर अपने कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छे से काम कर पाओ। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही देखो एक तरह की असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर जाती है ताकि मान लीजिए किसी को व्हील चेयर खरीदनी हो, किसी को हियरिंग एड के लिए कुछ चाहिए हो, इस तरह की कोई भी जो चीज चाहिए होती है एड्स एंड अप्लायंसेस के अंदर, वहां पर भी हमारी गवर्नमेंट असिस्ट करती है। हमारा साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हो गया वो भी उनकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। पर फिर भी ना कुछ चैलेंजेस रह जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला देखो सोशल चैलेंज ही है जो मैं आपको साथ में बता भी रहा था स्टार्टिंग के अंदर ही। देखो इनको ना अक्सर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अगर ये कहीं जॉब लेने जाते हैं तो जॉब लेने में काफी दिक्कत आती है। क्या रीजन है, ऐसी दिक्कत क्यों आती है? रीजन यही है क्योंकि कंपनीज को लगता है कि पता नहीं ये कैसी जॉब करेंगे, प्रॉपर वर्क कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एटमॉस्फेयर कैसा होगा। अक्सर ये ग्रुप का पार्ट नहीं बनते, सोशली एक्सक्लूडेड रहते हैं दूसरों की वजह से, लोग इनको अपने ग्रुप के अंदर ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं करते। बाकी देखो इनको ना थोड़ा दया की भावना से देखा जाता है, जो कि चीज गलत है। हमें इनको अपने साथ एम्पावर करके अपने सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए ना, पर इनको सिर्फ दया की भावना से देखना वो भी गलत है। ठीक है, साथ में हम डेफिनेटली इनके साथ वर्क करें, दैट विल बी अ गुड थिंग। बाकी देखो एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाती, ठीक है, इनके लिए तो प्रॉपर ना अलग तरह से हम स्कूल्स बना सकते हैं, पर वो स्पेशल स्कूल्स की कमी है, स्कूल्स के अंदर एडमिशन लेने के अंदर दिक्कत आती है। इसी तरह से ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी देखिए ये जो मैं बता रहा था ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आज भी कमी है, रैंप्स वगैरह की कमी हमें आज भी देखने को मिल जाती है। पॉलिसीज तो बहुत सारी आ चुकी हैं
पर उनका ढंग से हमने इंप्लीमेंटेशन ही नहीं किया। तो इस तरह के चैलेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इवन देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी कुछ बैरियर्स बताए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एटीट्यूडनल बैरियर्स, जैसे हमारा एटीट्यूड होता है ना कि इनके रिगार्डिंग हम इनको थोड़ा स्टीरियोटिपिकल नजरों से देखते हैं, ठीक है ना, प्रेजुडिस हो गया, स्टिग्मा हो गया अटैच्ड के साथ। बाकी फिजिकल बैरियर जैसे रैंप्स की बात करी, डोरवेज की बात करी, हेल्थ केयर की बात करी, फाइनेंशियल बैरियर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन बैरियर्स की किस तरह से साइन लैंग्वेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ब्रेल का अवेलेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीजें। आपको भी देखो ना कई बार स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर आंसर्स कैसे लिखें। देखो आंसर्स को ना कोशिश किया करो ज्यादातर कैटेगराइजेशन करने की। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि आप पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, इस तरह से मत लिखो। आप पहले इसको कैटेगराइज करो। एटीट्यूडनल बैरियर्स अलग हो गए, फिजिकल बैरियर दूसरा हेडिंग हो गया, तीसरा फाइनेंशियल बैरियर, चौथा कम्युनिकेशन बैरियर्स, फिर उनके अंदर फर्दर सब पॉइंट्स लिख सकते हो। वो उससे ना आपका दिखता है कि आप आंसर राइटिंग के अंदर काफी सिस्टमैटिक ढंग के अंदर आप आंसर लिख रहे हो। आई बात समझ में? कोशिश आपको भी इस तरह से ही करनी है। मैं भी यही कोशिश रहती है कि एडिटोरियल की मदद से आपको ये चीजें बताता रहूं। और राइटर ने यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करी है कि आने वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। बात देखो वही है, हम इनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छी जॉब्स के अंदर ठीक है लेकर आए, ताकि कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसको हम ट्रू सेंस के अंदर इन्विसार्ज कर पाए। उसी तरह से देखो बात होगी हमारी सोसाइटी की, सोसाइटी को सेंसिटाइजेशन करनी होगी इनके रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके लिए रिगार्डिंग एक टर्म यूज करी थी, दिव्यांगजन। इसीलिए यूज करी थी ताकि ना हमारा जो सोशल एटीट्यूड है इनके रिगार्डिंग वो थोड़ा चेंज हो। हम जो इनको थोड़ा दया की भावना से देखते हैं ना, वो बात नहीं, मतलब दया की भावना गलत नहीं है। मेरे कहने का पॉइंट यह है कि ऐसा मत सोचे कि हाँ यार इनके साथ तो ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट नहीं, इनको हम अपने साथ में अपने साथ हमारा जो मेन स्ट्रीम ग्रुप है उसके साथ साथ में मिलकर चलें, उनको साथ में इनकलकेट करें। वो सारी चीजें हमारे बात करी गई है। जो स्टिग्मा इनके साथ एसोसिएटेड है ना, उसको हमें हटाने की जरूरत है। उसी तरह से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ना किसी की देखो डिसेबिलिटी होती है तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम के अंदर उसको ज्यादा ट्रीट किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी का बर्थ हुआ ना, तो बर्थ होते टाइम ही उसको कुछ देखा जा सकता है कि अच्छा फ्यूचर में कोई डिसेबिलिटी के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। अगर ये प्रॉपर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो जाएगा तो इस तरह के कुछ इश्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं कि उनको डिसेबल होने से हम पहले ही रोका जा सकता है। बाकी जो प्लान्स हैं उनको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा पाए। जैसे हमने बात करते हैं ना जेंडर बजटिंग की, कि टोटल हम चेक करते हैं कि वुमेन के रिगार्डिंग कितना हमारा बजट है, ठीक है, कितने परसेंटेज एलोकेशन है, अलग अलग स्कीम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस तरह की स्कीम्स के लिए कितना एलोकेशन हम जेंडर बजटिंग करते हैं। उसी तरह से राइटर बात कर रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी अलग से हम बजटिंग कर सकते हैं, ताकि हमें पता लग पाए कि कितना पैसा खर्च किया गया है, कितना पैसा स्पेंड किया गया है, वो सारी चीजें। उसी तरह से ठीक है ना, पोटेंशियल यहाँ पे काफी सारा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो जब पैरा ओलंपिक एथलीट्स, जब टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स हुए थे तो हमने 19 मेडल जीते थे। तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अगर इनको हमने सशक्त बनाया, अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट मिली, तो किसी भी फील्ड में ये अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। जरूरत क्या है, जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उनके साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर एक सोशल चेंज लेके आया जा पाए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो इन सभी चीजों का, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इन सभी के पोटेंशियल का इंडिया बहुत अच्छे से यूज कर पाए। आई बात समझ में? तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। देखिए हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है पुअर सॉइल मैनेजमेंट से संबंधित, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो जो सॉइल होता है वो बहुत ही जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जांपल, और इसके रिगार्डिंग ना जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एंड साथ ही साथ जो सल्फर यहाँ पर है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे फूड सिस्टम के लिए, हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, प्लांट के क्लाइमेट के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जब हम वर्ल्ड सॉइल डे को मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनके रिगार्डिंग इश्यूज हैं, किस तरह के इसके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे फेस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो सकती हैं, हम एक्सेसिवली माइनिंग कर रहे हैं चीजों की, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर के अंदर आप जानते हो कि हम एक्सेसिवली फर्टिलाइजर्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर अगर हम इरिगेशन करते हैं तो जो कंटेमिनेटेड होता है ना वेस्ट वाटर, जो ठीक है ना प्रदूषित एक तरह का वेस्ट वाटर है, उससे अगर किया जाता है तो वो सारी चीजें भी क्या करती हैं, वो सारी चीजें भी हमारी सॉइल को इंपैक्ट करती हैं नेगेटिव सेंस के अंदर। अब देखो इनका अगर आप नोटिस करोगे तो डेटा हमें ये बताता है कि इंडिया के टोटल लैंड एरिया का नियरली 29% सॉइल डिग्रेडेशन हो चुकी है। तो काफी इश्यूज आते हैं। बाकी आप जानते हो जो हम पराली को जलाते हैं उससे भी नेगेटिवली इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। अब जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं
उनका हमें लॉस देखने को मिल जाता है। बाकी कई जगह पे एक्सेसिवली बारिश हो जाती है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। और इनका इम्पैक्ट ना बाकी चीजों पे बहुत सारा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आपका मान लो आपकी जो सॉइल की हेल्थ है वो खराब होगी, जो आपने न्यूट्रिएंट्स दिए थे वो गलत तरह से हो गए, ठीक है ना, उनका रेशो ऊपर नीचे हो गया, तो होगा क्या, आप उसी पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ एरिया से कम यील्ड निकलेगी, कम आउटपुट आएगा, तो फार्मर्स को नुकसान होगा। उसी तरह से इस सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की हमारे अलग अलग जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं, स्पेशली इन सीटू। इन सीटू का क्या मतलब होता है सर? इन सीटू का मतलब हम जिस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो उसी जगह पे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ना नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, ये सारे क्या है, जो भी अलग अलग तरह की लिविंग स्पीशीज हैं, इनको हम अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर, इनके इनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सॉइल डिग्रेडेशन होती है तो इनका इन सभी चीजों के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। अब गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे 5 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाई है। वो क्या है कि एक तो पहले सॉइल को केमिकल फ्री करो, ठीक है ना, हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेव करो। जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है, एसओएम का मतलब क्या होता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जिसके अंदर आप जानते हो प्लांट का हो गया, एनिमल का हो गया, इनका डेट्रीटस हो गया, जो कि अलग अलग स्टेट्स पे हो सकता है डिकम्पोजिशन के, ठीक है ना। तो उन सभी चीजों की बात करी जा रही है। बाकी सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करने की बात है और किस तरह से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये सभी बातें करी गई हैं। गवर्नमेंट ने देखो इसके लिए स्कीम्स भी है। कौन सी? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि आप जानते हो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनकी रेशो क्या होनी चाहिए सॉइल के अंदर, 4:2:1। ये एक अच्छी रेशो मानी जाती है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूरिया का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हमारे किसान भाई, ठीक है। उससे क्या होता है, जो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से आप देखोगे ना ये रेशो काफी खराब हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि नाइट्रोजन हो गया 8 यूनिट्स, फॉस्फोरस हो गया 2.4 और पोटेशियम हो गया 1। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हमने अपनी सॉइल्स के अंदर डाल दिया हुआ है और उससे हमारा सॉइल का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, कि यही बताती है आपको कि आपकी सॉइल में किस चीज की कमी है, उस कमी को कैसे ठीक करना है, क्या फर्टिलाइजर डालने हैं क्या नहीं डालने, ये सारी चीजें हमारी एक तरह से गाइड की तरह काम करती है हमारे फार्मर्स के लिए। उसी तरह से आप जानते हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने बात कर रहे हैं कि जो वाटर की एफिशिएंसी है, जो उसको बात करते हैं ना वाटर यूज एफिशिएंसी, उसको हम बढ़ा पाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसकी बात करी जा रही है कि वाटर का यूज किस तरह से एफिशिएंटली करना है, उसकी यहाँ पर हम बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं। वाटर वेस्टेज मिनिमम हो, उसकी बातें यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर देखने को मिल जाती हैं। साथ में ही नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना, हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिस थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ठीक है, मैंने डिस्कस किया हुआ आपके साथ एडिटोरियल के अंदर ही। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की मैंने डिस्कशन करी थी, नेचुरल फार्मिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं ताकि किसानों का बोझ भी कम हो और ये जो सॉइल को नेगेटिवली हम इम्पैक्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें भी कमी आ पाए। उसके साथ ही जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ना हमारी गवर्नमेंट्स, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, इनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है। साथ में ही हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करें, ठीक है। आपका GS3 के अंदर कंपोनेंट भी है कि टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के अंदर कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि हम डेटा एनालिटिक्स का यूज करें ताकि जो किसानों को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिल पाए, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी तो उस बेसिस पे वो चॉइस कर पाएंगे क्या उनको ग्रो करना है, क्या ग्रो नहीं करना, रेन फेड एरियाज के अंदर किस तरह की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह से देखो कि ठीक है ना, रिजिलिएंट प्रैक्टिसेस की बात करी गई है। साथ ही साथ ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, यहाँ पर फोकस क्या किया जा रहा है FAO का, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, कि किस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ना हमारा फोकस क्या होता है मोनोक्रॉपिंग के ऊपर, कि सिर्फ एक ही क्रॉप को हम उगाते गए, चाहे वीट हो गया, राइस हो गया, इस तरह की चीजें, उसकी जगह पे हम फोकस क्या करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। जब देखो मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर लैंड है, अगर सिर्फ एक ही क्रॉप आप बार बार उसको उगाते रहोगे वहां पे, तो होगा क्या, वो पर्टिकुलर क्रॉप डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स को चाहिए उसी को यूज करती जाएगी। हो सकता है अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव करें तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे, उस बेसिस के ऊपर जो क्रॉप की फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसको भी हम मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा जरूरत क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल की, ठीक है ना, ताकि आपस में डिस्कशन हो पाए बिटवीन किसके अंदर, जो हमारा एकेडमिया है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अलग अलग हो रहा है यहाँ पे, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, सोसाइटी है, सभी मिलकर आपस में डिस्कशन करें कि डिग्रेडेड सॉइल के पीछे का क्या रीजन है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट हो सकता है।
ये सारी चीजें अगर हमने डेटा ड्रिवन मेथड के थ्रू अडॉप्ट करी, प्रॉपर डेटा के हिसाब से हम वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, इन सभी इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉपरेशन को देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी या फिर वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी हम यहाँ पे कॉपरेशन कर सकते हैं, ताकि अगर कोई चीज मान लो एक जगह पे सक्सेसफुल हुई तो उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हर जगह पे शेयर करी जाए, बाकी जगह उससे सीखें एंड उसके हिसाब से वो वर्क कर पाए। हम कैसे सर काम कर सकते हैं? देखो हम कर सकते हैं प्लांट्स को, ट्रीज को प्लांट करते हुए, ठीक है ना, हम कर सकते हैं होम या किचन गार्डन हो गया, इस तरह की चीजें, या फिर वो वाले प्रोडक्ट हम यूज करें जो वहीं से सोर्स हुए हैं, वहीं जो सीजनल वाले प्रोडक्ट हैं, लोकल प्रोडक्ट्स का अगर हम यूज करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उसके बेसिस के ऊपर हमारे किसान भी वही चीजें उगाएंगे जो लोकली प्रोड्यूस हुई हों। आई बात समझ में? तो इस तरह से सभी को साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो सॉइल के रिगार्डिंग जो इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं और इससे संबंधित जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ। देखो ये तीसरा एडिटोरियल है वो है नेवी डे से संबंधित, ठीक है, नेवी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखो आप जानते हो, ठीक है ना, इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है, ठीक है, इवन साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो साउथ चाइना के सी के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज हमें अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। चाहे वियतनाम हो गया, वियतनाम मतलब बेसिकली चाइना ही रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी और कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज से संबंधित। पारासेल आइलैंड्स के बारे में हम जानते हो, स्कारबरा शो है, इस तरह की चीजें हमें वहां पर देखने को मिल जाती हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं नेवी डे की, तो इंडिया को भी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि भैया इंडिया का नेवी कैसे काम कर रही है, क्या इश्यूज हैं, किस तरह की चीजें हम फ्यूचर में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर सारी चीजें आज हमें फोकस करनी है। दरअसल में अगर आपको हिस्ट्री में लेके चलूँ ना, तो आप जानते हो कि स्पेशली जब हम 1971 वॉर की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इन सभी का, ठीक है, हमारी नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो जो 4 दिसंबर 1971 की रात थी ना, उस दिन हमारी नेवीज यहाँ पे गई, ठीक है ना, तो सारे जो इश्यूज थे कहीं ना कहीं उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। चाहे अगर आप बात कर लीजिए, चाहे आप ईस्ट पाकिस्तान की अगर आप बात करना चाहते हो ना, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की अगर बात करना चाहते हो, तो आईएनएस विक्रांत ने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस तरह से उस वजह से हम इसको डे को क्या सेलिब्रेट करते हैं, एज अ नेवी डे। पर इवन देखो, आपने देखा है कि नेवी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, पर तब भी जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, रायसीना हिल एक्चुअली में ना, जो यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यहीं पे होते हैं, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, सेक्रेटरीट बिल्डिंग होगी, ये सारी चीजें हमें यही देखने को मिलती हैं। तो तब भी मतलब हमारी गवर्नमेंट है ना, उतना अच्छे से फोकस नहीं दिया, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नेवी के रिगार्डिंग। और अगर आप नोटिस करो ना, तो नेवी का रोल ना सिर्फ आज का नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा हिस्ट्री में चलो तो आपको देखने को मिलेगा कि नेवी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे फॉर एग्जांपल राइटर यहाँ बात कर रहे हैं चोलास की, ठीक है, चोला किंगडम आप सभी पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आप देखोगे कि चोला किंगडम बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर पाया था। 10th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मैप के अंदर देखो, ये 10th सेंचुरी का अगर आप नोटिस करोगे, तो ये वाला जो एरिया है ये तो चोला का टेरिटरी ही है, पर बाकी ये जो हाईलाइटेड एरिया है ना, यहाँ पर चोला का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल गया। कैसे? जो यहाँ पे रूलर थे राजेंद्र चोला, उन्होंने जो सुमात्रा का जो बेसिक है ना, ठीक है, सुमात्रा के संबंधित, तो वहां पर जो रूलर्स थे उनको काफी उनके साथ फाइट करी एंड उनको जीते भी उन फाइट्स को। इसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 10th सेंचुरी की बात नहीं कर रहा, ये 17th या उसके बाद की मतलब सेंचुरीज की बात कर रहा हूँ। तो आप जानते हो कि पोर्टुगीज आए, ठीक है, वास्को ड गामा आए 14th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे। पहले तो देखो जामोरिन्स जो यहाँ पर थे, ठीक है, अगर आपको बात करूं मैं कोची की, तो जामोरिन जो थे उन्होंने स्वागत किया, बट ओवर द टाइम कहीं ना कहीं जो पोर्टुगीज थे उनका थोड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पे आने लग गया। तो वहां पर जो बाद में कोई कोड की अगर मैं बात करूं, जो जामोरिन थे उन्होंने फिर पोर्टुगीज को यहाँ से हटाने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पर जो भी जीत थी ना, तो यहाँ पर उन्होंने अक्सर लड़ाई के अंदर जीत ही प्राप्त की है, हमारे यहाँ पे जो भी फाइटर्स थे। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे 17वीं सेंचुरी के अंदर जो मराठास थे, उनकी भी बहुत अच्छी फ्लीट थी प्रॉपर, ठीक है, उन्होंने भी चाहे ब्रिटिश हो गया, डच हो गया, पोर्टुगीज हो गया, उनके खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी वहां पर बहुत सारी विक्ट्रीज प्राप्त करी। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि हिस्ट्री के अंदर ना नेवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा राइटर ना कुछ पर्सन की बात करते हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर शिप बिल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चाहे आप देख लीजिए नुसर वानजी वाडिया जी का नाम, ठीक है ना, या फिर सेठ वालचंद हीरचंद जी का, ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको आगे लेकर आने के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री ही बताई गई है, उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पर आप एक चीज जानते हो, नोटिस करते हो कि जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, उनके द्वारा जहां हमने बात करी थी ना
एयरक्राफ्ट कैरियर की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो आईएएस विक्रांत के बारे में, ठीक है, जो क्या है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली जो बिल्ट है ना एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको हमने कमीशन किया है, अभी सितंबर की ही बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको किया। ठीक है, तो ये सारी चीजों ने क्या दिखाया है, ओवर द टाइम हमारी जो नेवल ठीक है नेवल पावर थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होती ही रही है। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि थोड़ा ना हमें हमें यहाँ पे एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, हमारे जो भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं चाहे वो कहीं और से लेकर आ रहे हैं या फिर हम खुद इंडिजिनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा सा उनमें ना डिले देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया से हमने, ठीक है, मिग-29 के फाइटर थे, यहाँ पर नियरली 12 साल लग गए। तो पॉइंट ये है कि हम चीजों को अक्सर डिले करते जा रहे हैं। अगर इसके साथ ही साथ कोई चीज हम इंडिजिनियसली बना भी रहे हैं, हम अपने आप से बना भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से इंडिजिनियस है, नहीं। बहुत सारी चीजें फॉर एग्जांपल उसके अंदर का हो सकता है गैस टर्बाइन इंजन, गन्स हो गया, मिसाइल हो गया, रडार जो उसके अंदर लगते हैं, ये सारे सिस्टम क्या होते हैं, जनरली इंपोर्टेड होते हैं। हमने बाकी चीजें तो बना ली आर&डी करके हमने अपने यहाँ पे, पर पूरा का पूरा क्या वो इंडिजिनियस था, नहीं था। तो ये कुछ इस तरह के हमें इश्यूज यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाते हैं जिनको हमें वर्क करना ही पड़ेगा। अब देखो जब चाइना ना इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपनी मिलिट्री एज इन सॉरी नेवी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इंडिया को भी क्या जरूरत हो जाती है इस नेवी डे के अंदर हम भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को लेकर आए, प्रॉपर इंश्योर कर पाए कि जो भी हमें वॉइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो एम्बिशियस लिफ्ट हो गया, ठीक है ना, माइन काउंटर मेजर्स, ये बेसिकली तरीके होते हैं, ठीक है ना, जो जो भी इश्यूज हैं इसके रिगार्डिंग हम इसको वर्क कर पाए। बाकी जो भी स्लो पेस पे हमें काम चल रहा है उसको हमें अच्छे पेस पे करने की जरूरत है ताकि फ्यूचर के अंदर ये दिक्कतें ना आए। बाकी देखो प्रोजेक्ट 75 आई, ये क्या प्रोजेक्ट है सर, यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, जो हमारे सबमरीन्स होते हैं उनको हम इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्ट करें। इसके अंदर जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, देखो काफी टेक्निकल चीजें हैं, आई अंडरस्टैंड, आप साइंस टेक में सारी चीजें पढ़ते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल फिर हम अलग डायमेंशन में चले जाएंगे। आई एम वेरी श्योर आपने सभी ये साइंस टेक में डेफिनेटली पढ़ी होंगी। तो ये सारी चीजों को जल्दी से जल्दी हम इम्प्रूव तो कर दिया था, उसको जल्दी से हम करें, वर्क करें इसके रिगार्डिंग, यहाँ पर सभी बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि जैसे चाइना की नेवी काफी तेजी से बढ़ रही है ना, तो इंडिया को भी उसी डायरेक्शन में वर्क करने की जरूरत है। इंडिया आप जानते हो कि एक तरह से जो इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, वहां पर हमने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम किया हुआ है। क्वाड के मेंबर्स आप नोटिस कर सकते हो, चाहे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंडिया को भी हमारी नेवी को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरत क्या है कि नेवी के पास प्रॉपर फंड्स हो, ठीक है, नेवी का रोल क्या होगा उसको प्रॉपरली हम देखें, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक प्रॉपर हमारा मैरीटाइम विजन होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसको लेकर जा रहे हैं, एंड उसके लिए जरूरत क्या होगी, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की, जिसका नाम क्या हो सकता है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारी नेवी और स्ट्रांग हो और इस डायमेंशन के अंदर जो भी हमारे ग्लोबल चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलेंगे उसके लिए हम पहले से तैयार हो पाए। आई बात समझ में? तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको ये सारे अच्छे समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।